प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका यानी ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आपको सर्वप्रथम यह बता देता हूँ कि नाटक हो या उपन्यास हो, उसमें नायक या नायिका वो पात्र रहता है या रहती है जिसके इर्द गिर्द सारी कथा वस्तु बुनी जाती है। यानी प्रधान चरित्र नायक का या नायिका का होता है जिसके इर्द गिर्द सारी कथा चलती है और सारी कथा का केंद्रीय पात्र वह नायक या नायिका होती है। इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है वो केंद्रीय चरित्र है। यानी ध्रुव स्वामिनी की सारी कथा वस्तु है वो ध्रुव स्वामिनी को आधार बनाकर लिखी गई है या ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व को आधार बनाते हुए बुनी गई है। सर्वप्रथम जो विशेषता है वह है नाटक की नायिका। ध्रुव स्वामिनी प्रस्तुत नाटक की नायिका है। नाटक की नायिका संपूर्ण कथा ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी भी है, लेकिन चंद्रगुप्त भी उसे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, परंतु चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त भी उस पर मुग्ध हो जाता है। यानी किस पर? ध्रुव स्वामिनी पर। और शिखर स्वामी के षड्यंत्र से उससे जबरन शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। यानी चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से षड्यंत्र के मार्फत या षड्यंत्र के तहत शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। दूसरी तरफ शकराज जो विपक्षी शासक है, वह भी ध्रुव स्वामिनी के रूप सौंदर्य का आसक्त है। वह ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए लालायित रहता है। यहाँ तक कि वह एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है कि अगर रामगुप्त अपने राज्य तथा राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो वह ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप दे। अंत में ध्रुव स्वामिनी के गौरव की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है और अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और न केवल शकराज का वध करता है बल्कि उसे रामगुप्त से भी मुक्त करवाता है। यानी किसको? ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी को शकराज को जो रामगुप्त सौंपना चाह रहा था, तो ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री वेश में चंद्रगुप्त जाता है और चंद्रगुप्त जाकर ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज का वध कर देता है। और साथ ही जब वह लौट कर आता है तो रामगुप्त भी सैनिकों के द्वारा मारा जाता है।
तो इस प्रकार वह ध्रुव स्वामिनी के सतीत्व की या ध्रुव स्वामिनी की अस्मिता की रक्षा करता है और अंततः पुरोहित के माध्यम से वह ध्रुव स्वामिनी से पुनर्विवाह करता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि नाटक में कथा को गति प्रदान करने में ध्रुव स्वामिनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह नाटक के नायक चंद्रगुप्त को उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य और कर्तव्य की याद दिलाती है। वहीं दूसरी ओर नाटक के खल पात्र रामगुप्त और शकराज के कार्य व्यापारों को निर्देशित करने में भी महती भूमिका निभाती है। सच्ची प्रेमिका। वह एक सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ सदियों से नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध कर वह नाटक के एक अन्य उद्देश्य नारी स्वतंत्रता व उसके अधिकार को उजागर भी करती है। और वह कहती है, रामगुप्त जब शकराज को उसे सौंपने को तैयार होता है तो ध्रुव स्वामिनी प्रतिवाद करती है और प्रतिवाद करते हुए रामगुप्त से स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यानी स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ ध्रुव स्वामिनी सन्नद्ध हो जाती है और खुले में रामगुप्त को चेतावनी देती है कि अन्य स्त्रियां ऐसा सह लेती होंगी, परंतु मैं आपका यह प्रस्ताव नहीं मानूंगी और मेरा खुद का भी कोई वजूद है। यानी वो ध्रुव स्वामिनी कहती है रामगुप्त से कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। इस बात को लेकर वो रामगुप्त से सामना करती है और प्रतिवाद करती है और अंततः वो स्वयं के वजूद को रेखांकित करती है। दूसरी विशेषता है अद्वितीय सुंदरी। ध्रुव स्वामिनी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है तथा दूसरी तरफ शकराज भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध है और रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है कि अगर ध्रुव स्वामिनी उसे भेंट में दे दी जाए तो वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगा। इस प्रकार देखा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी एक अनिंद सुंदरी है। उसको लेकर चारों तरफ जो भी पुरुष पात्र हैं वो उसे अपना बनाना चाहते हैं, यानी उसके रूप सौंदर्य पर लालायित रहते हैं। स्त्री का रूप सौंदर्य हर युग में पुरुष को अपनी ओर लुभाता रहा है। इसी संदर्भ में मुझे दिनकर की काव्यकृति उर्वशी का एक पद स्मरण हो आया है कि दिनकर पुरूरवा के माध्यम से कहलवाते हैं कि एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी। एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी, कब था
ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि स्त्री की सुंदरता को प्राचीन काल से लेकर अद्यतन काल तक पुरुष वर्ग आकर्षित होता रहा है। और यहाँ ध्रुव स्वामिनी नाटक में भी ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य को लेकर रामगुप्त, सकराज और चंद्रगुप्त तीनों ही उसके प्रति सहज भाव से आकर्षित हो जाते हैं। और देखा भी जाता है कि एक अद्वितीय सुंदरी ही इतने पुरुषों के हृदय की धड़कनों को विचलित कर सकती है, जैसा कि ध्रुव स्वामिनी ने किया। अगली जो विशेषता है, परंपरागत अबला नारी। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी का एक परंपरागत अबला नारी का रूप दिखाई देता है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी शादी जबरन रामगुप्त से कर दी जाती है। बिना कोई विरोध किए वह अपने आप को नई परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगती है। यहाँ ध्यातव्य है कि रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को जब सकराज को सौंपता है तो वो अपना विचार इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी के समक्ष रखता है कि तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो। यानी तुम मुझे उपहार में मिली हो, क्यों कि वाग्दत्ता तो चंद्रगुप्त की थी, परंतु शादी रामगुप्त से हुई। तो रामगुप्त को बैठे बिठाए ही इतनी अनिंद सुंदरी ध्रुव स्वामिनी पत्नी के रूप में मिल जाती है, तो वो उसकी अस्मिता को पहचान नहीं पाता और वो कहता है कि तुम उपहार की वस्तु हो, तुम मुझे उपहार में मिली, मैं किसी दूसरे को उपहार में आपको देना चाहता हूँ, यानी सकराज को सौंपना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो अबला का रूप है ध्रुव स्वामिनी का, वो स्पष्ट दिखाई देता है। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यानी स्त्री है बिना कोई विरोध किए सारी परिस्थितियों से जूझती रहती है और अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देती है, वो प्रतिरोध नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ ध्रुव स्वामिनी की स्थिति थोड़ी अलग है। ध्रुव स्वामिनी एक हद तक अबला नारी है, परंतु जब स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है तो वो अपना स्वरूप रामगुप्त के समक्ष रखती है और वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मैं आपके कहने से दूसरे के क्यों जाऊँ। तो इस प्रकार वह सशक्त नारी का रूप भी अपना बना लेती। अगली विशेषता है व्यवहारिक एवं बुद्धिमान। ध्रुव स्वामिनी व्यवहारिक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। रामगुप्त को पति रूप में स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का ही परिचय है। नाटक के आरंभ में वह खड्ग धारणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती,
वह अपने हृदय के भावों को किस ढंग से छुपा कर रखती है। सकराज के शिविर में भी वह बुद्धिमता से काम लेती है और सकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। सामंत कुमारों तथा प्रजा को अपने पक्ष में करना भी उसकी बुद्धिमता का परिचायक है। धर्मगुरु भी उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। यहाँ पुरोहित कहता है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो फिर क्या है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। यानी रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी आज की भाषा में कहें, आज की बोली में कहें तो तलाक की आज्ञा देता है, क्योंकि वह ध्रुव स्वामिनी के सतीत्व की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसके गौरव की रक्षा नहीं कर पा रहा है, स्त्री की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे तलाक की सहमति देता है या अनुमति देता है। अगली विशेषता है दुविधाग्रस्त नारी। संपूर्ण नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र दुविधाग्रस्त नजर आता है। वह प्रेम चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन उसे शादी रामगुप्त से करनी पड़ती है। उसका मन विरोध करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। वह रामगुप्त की कायरता और निर्बलता और दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है, लेकिन ठिठक जाती है। यानी सामाजिक मर्यादा की वजह से वो उस प्रेम को उजागर नहीं कर पाती। लेकिन नाटक के अंत में आते आते उसकी यह दुविधा दूर हो जाती है। वह खुलकर रामगुप्त का विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम को स्वीकारोक्ति भी करती है। यानी चंद्रगुप्त से वह जो प्रेम करती है उसको भी वह खुलेआम सभी के समक्ष स्वीकार भी करती है। नारी सुलभ गुणों से युक्त नायिका। ध्रुव स्वामिनी नारी सुलभ गुणों से युक्त है। वह प्रेम, दया, क्षमा जैसे गुणों की साक्षात मूर्ति है। चंद्रगुप्त से प्रेम करना और चाहकर भी उसे भुला ना पाना जहाँ उसके प्रेम का परिचायक है, वहीं रामगुप्त के साथ जबरन बंधी रहना भी उसके नारी सुलभ मजबूरी को ही प्रकट करता है। नाटक में कई स्थान पर उसका यह प्रेम जाने अनजाने छलक भी उठता है। जब चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए शक शिविर में जाने की बात करता है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाती है और सबके सामने उसे बाहुपास में बांध लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। एक नारी होने के नाते ध्रुव स्वामिनी क्षमा और दया की भी मूर्ति है। वह कोमा और मिहिर देव को सकराज का शव ले जाने की सहर्ष आज्ञा प्रदान करती है। आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत। ध्रुव स्वामिनी आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत है। जबरन रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह उसे पति रूप में मन से कभी स्वीकार नहीं करती। उसकी आत्मा उसे कभी इसकी स्वीकारोक्ति नहीं देती, यानी अनुमति नहीं देती। अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए वह रामगुप्त के आगे अनन्य विनय करने लगती है। जब रामगुप्त उसे सकराज के पास भेजने की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन
वहाँ से भी निराशा हाथ लगने पर वह आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है। अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली नायिका। यद्यपि नाटक में कई स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ध्रुव स्वामिनी महज एक अबला नारी है जो अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के अत्याचार को सहन करने के लिए विवश है, तथापि नाटक में ऐसे कई दृश्य आते हैं जब वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुखर हो जाती है, यानी खुलकर अन्याय और अत्याचार का विरोध करती है या प्रतिकार करती है। सकराज का संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर वह रामगुप्त को कायर कहती है और उसकी भर्त्सना करती है। तब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है तो वह खुद चंद्रगुप्त से लोह श्रृंखलाएं तोड़ने का आग्रह करती है। नारी की दुर्दशा के लिए भारतीय धर्मशास्त्रों को दोषी मानते हुए उन्हें नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी भी मानती है। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की ये विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।